अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात गाज़ा की सूरत हाल की। गाज़ा में इसराइल की डिफेंस फोर्स ने 142 खवातीन और लड़कियों को हिरासत में लिया है। ब्रिटेन के मीडिया हाउस मिडिल ईस्ट आई ने दावा किया है कि इसराइली फौजी खवातीन और लड़कियों को घरों से निकालकर किसी अनजान जगह पर ले गए हैं। उन पर क्या इल्ज़ाम है, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। हिरासत में ली गई कई औरतें, छोटे छोटे बच्चों की माएँ भी हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इन खवातीन को टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोगों को सेफ कॉरिडोर से गाज़ा छोड़ते वक्त हिरासत में लिया गया था। खवातीन को इजरायली फौजियों ने गाज़ा में बने चेक पॉइंट पर पूछताछ के लिए रोका, फिर बिना कोई वजह बताए उन्हें पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इसराइल ने पीर की रात इसराइली डिफेंस फोर्स के हवाले से बताया कि गाज़ा में इसराइल के 7 और फौजियों की मौत हो गई है। इतवार और पीर की दरमियानी रात ये फौजी जुनूबी गाज़ा में एक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए। गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद इसराइल के अब तक 104 फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्लोहियान ने कहा कि हमास को हथियार ब्लैक मार्केट से मिल रहे हैं। ईरान पर इल्ज़ामात गलत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान मिलिट्री बेस पर फिदायीन हमला हुआ। इसमें 23 फौजियों की मौत हो गई। पीर की देर रात हुए इस हमले में कई फौजी नींद में ही मारे गए। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक 11 दिसंबर को देर रात 2:30 बजे दहशतगर्दों ने हमला किया। फौज ने शुरुआत में दहशतगर्दों की मिलिट्री पोस्ट में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद दहशतगर्द विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर मिलिट्री पोस्ट में घुस गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खुदकश हमले में मिलिट्री पोस्ट की इमारत ढह गई। पाकिस्तान की फौज ने सभी 6 दहशतगर्दों को मार गिराने का दावा किया है। राजस्थान के नए वज़ीर आला का ऐलान हो गया है। सांगनेर से MLA भजनलाल शर्मा को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुन लिया गया है। पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में बीजेपी हाईकमान की जानिब से तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति बन गई। नए वज़ीर आला के नाम की तजवीज़ वसुंधरा राजे ने ही रखी। भजनलाल शर्मा संघ पुष्पभूमि से आते हैं। वो भरतपुर के रहने वाले हैं। वो रियासत की बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। MLAs के ग्रुप फोटो में भजनलाल शर्मा आखिरी लाइन में खड़े दिखाई दिए थे। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा नायब वजीर आला होंगे। वहीं अजमेर नॉर्थ से MLA वासुदेव देवनानी असेंबली के स्पीकर होंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इत्तलात के मुताबिक इजलास में रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर की तरक्की और फलाही प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया। इजलास में मूसा नदी से मुतालिक तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के अरकान असेंबली से मुलाकात की। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने के लिए मसाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का वादा उस वक्त की मनमोहन सिंह की ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत ने किया था। कोमट रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की मदद करने का वादा किया गया था। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर जो वादे किए गए थे उसको मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाए। ఏపీ భవననే పోతున్నాం ఇప్పుడు కూడా మాకు వచ్చిన ఏరియా కూడా సో అది కూడా 35 ఇయర్స్ అయింది కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యి కొత్తది కట్టడానికి ఇలా కొన్ని ప్లాన్లు తీసుకున్నాం 2 డేస్లో సీఎం గారిని పర్సనల్గా కలిసి నేను మా ఇంజనీర్స్ వాళ్ళతో వెళ్ళి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ కొత్త తెలంగాణ భవనం ఢిల్లీలో కట్టబోతున్నాం। గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। ఆల్రెడీ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు సీఎం గారితో కూడా రేపే నుండి మాట్లాడి మా సీఎం గారితో ఆయన అడ్వైస్ తీసుకొని యాజ్ పర్ హిజ్ అడ్వైస్ వీళ్ళు वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तों को कबूल करने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आज महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में
79 लाख सफ़ेद राशन कार्ड हैं, जिनमें 12% अफराद राशन नहीं ले रहे हैं। नए राशन कार्ड के लिए आवाम की जानिब से काफ़ी मुतालबा किया जा रहा है। इस मसले को चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दहानी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से महकमे सिविल सप्लाईज़ को 10 साल के दौरान कोई इमदाद नहीं दी गई। अलबत्ता सिविल सप्लाईज़ को कर्ज हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से ज़मानतें दी गई, जिसके नतीजे में आज सिविल सप्लाईज़ 56,000 करोड़ का मखरूज हो गया है। हर साल सूद पर 3,000 करोड़ रुपए की रकम अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन 90 लाख मीट्रिक टन धान रियासत के मुख्तलिफ मिलर्स के पास मौजूद है, जिनकी मालियत 18,000 करोड़ की है। See the millers, what they express is this milling charges, whatever amounts you have to give to them. చాలా ఎన్ని పెండింగ్ ఉందంటే ఇది వాస్తవం. లక్షల మంది జనాభాకి వీకెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్, పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ కి రాషన్స్ అందించే శాఖ కార్పొరేషన్. ప్రస్తుతం ఇస్తున్న రాషన్ లో 5 కిలోలు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన కింద 5 కిలోలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, 1 కిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఒకటి నేను చెప్పడం ఏంటంటే ఇది పూర్తిగా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ మస్ట్ బి ఇంప్రూవ్. ఓకే, నేను కమిషనర్ గారిని ఆఫీసర్స్ కోరాను, మీరు ఇమీడియట్ గా పరిశీలించండి. మనం క్వాలిటీ రైస్ ఇస్తే, వాళ్ళు తినగలిగే బియ్యం ఇస్తే ఇది దీని యొక్క ఉద్దేశం లక్ష్యం నెరవేరుతుందని చెప్పి నా అభిప్రాయం. అదే విధంగా సిస్టమ్ లో కొన్ని లకున, కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉండినాయి. గత 9.5 ఏళ్లుగా BRS ప్రభుత్వం సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కి ఆర్థిక సహాయం అందించకపోవడంతో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సబ్సిడీ ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వాటర్ డ్యూస్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియలీ అందించకపోవడంతో సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు టోటల్ లోన్స్ 56,000 కోట్లకి చేరింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, పైసలు ఇవ్వలేదు, మేము గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం, మీరు అప్పులు తెచ్చుకోమంటున్నది. ఓకే, ఆ విధంగా ఇయర్ ఓవర్ ఇయర్ అప్పులు తీసుకొస్తూ వస్తూ ఇప్పుడు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ టోటల్ లోన్స్ 56,000 కోట్లకి ఒక అలార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ పడనే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ 3,000 కోట్లకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ సబ్సిడీ రావాలి, ఇవన్నీ సరైన రీతిలో రాకపోవడంతో ఆ లోన్ బర్డెన్ పెరిగిపోయింది. అంటే ఒక దిక్కేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డ్యూస్ ఇవ్వకపోవడం, 56,000 కోట్లు లోన్స్ ఉండడము. ఇప్పుడు चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सरकारी रिहायशगाह ज्योतिराव फुले प्रजा भवन पर अपनी मुश्किलात पेश करने के लिए सैकड़ों की तादाद में अवाम की आमद का सिलसिला जारी है। वजीर हिंदू औकाफ, जंगलात और माहौलियात कोंडा सुरेखा ने मंगल को प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान अवामी मुश्किलात की समाअत की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत उनके मसाइल की यकसोई को तरजीह देगी। कोंडा सुरेखा ने शहरियों से दरखास्तें वसूल की और उनके साथ तबादला ख्याल किया। वजीर मौसूफा ने कहा कि हर दरखास्त को एक नंबर दिया जा रहा है और दरखास्त गुजार को उनके फ़ोन पर SMS भी रवाना किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने DGP रवि गुप्ता से नुमाइंदगी करते हुए बीजेपी और BRS के अरकान असेंबली के खिलाफ कांग्रेस हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत की। तेलंगाना कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कैलाश नेता C वेंकटेश और मधुसूदन ने DGP से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें उन कायदीन ने कहा कि BRS के 2 अरकान असेंबली KDM श्रीहरी,
और पुल्ला राजेश्वर रेड्डी के अलावा बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने 6 माह के अंदर कांग्रेस हुकूमत के गिर जाने और दूसरी हुकूमत कायम होने से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया था। कांग्रेस कायदीन ने डीजीपी को बताया कि रियासत में नई हुकूमत कायम होने के 100 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इन दोनों जमातों के कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत के गिर जाने से मुतालिक बयान देते हुए अवाम में बेचैनी पैदा कर दी। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि साबिक में बीजेपी ने बीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश करते हुए बीआरएस हुकूमत को परेशान करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह के बयान को तक़वियत मिलती है। పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాజసింగ్ కావచ్చు, భారతీయ రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి కావచ్చు, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి కావచ్చు, ఇలా ముగ్గురు కలిసి ఒకే రకమైన స్టేట్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నారు. అది ఏం స్టేట్మెంట్ అంటే 6 నెలల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూలిపోతా ఉందని చెప్పేసి, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని చెప్పేసి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సృష్టం చేసింది. ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. 100 గంటలు ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం మీరు సంక్షేమ పాలన కోరుకుంటా ఉంది. 6 గ్యారంటీలు 2 గ్యారంటీలు అమలు చేసి రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన స్వీకరించినటువంటి వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి గారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే జీర్ణించుకునే దద్దమ్మలు త్వరల బానిసగత చెప్పులు మోసిన కొడుకులు ఈ రోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయ్యా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, మీ యొక్క పాలనలో జరుగుతున్నటువంటి సంస్థలపైన అవినీతి మీద సమీక్ష చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి డోకా లేదు. ఇంకా 5 ఏళ్లు కాదు 50 ఏళ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించబోతా ఉంది. 6 నెలలు కాదు. నీకు దమ్ముంటే ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి చూడు. అయ్యా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి వాడు ఒక బేకూఫ్ గారు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే గతంలో వాళ్ళ దొరకిదంటే అలవాటు, ప్రభుత్వాన్ని కూలగొనడం భారతీయ జనతా పార్టీకి అలవాటు, సంతల పశువుల కొనడం ఎమ్మెల్యేలకు అలవాటు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకునికి అలవాటు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ కూడా మేము లైన్ గేట్లు తెరిస్తే బారులు కడతారు, కానీ అట్లాంటి ఆలోచన కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు. కానీ ఇటువంటి నియంతలు ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇటువంటి నియంతల వ్యాఖ్యల మీద రాష్ట్ర డీజీపీ రవి గుప్తా గారిని కలిసి సుదీర్ఘ విచారణ చేయాలి. ఈ విచారణ వెనుక కుట్ర కొనని బయటకు తీయాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు లేక ఈరోజు డీజీపీ గారిని కలవడం జరిగింది. డీజీపీ గారు కూడా వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది, మాకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏదైతే ఉన్నాయో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల మాటల మీద విచారణ జరుపుతాం, అంటే కుట్ర కొనని దాగి తీస్తాం, ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేసి తీరుతాం, కేసులు పెడతామని చెప్పడం జరిగింది. ఇక నుంచి ఎవడైనా రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద గాని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుభిక్ష పాలన అనేటువంటి ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మాట్లాడితే బాగుండదని చెప్తా ఉన్నా. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో. सदनशीन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बी जनार्दन रेड्डी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, लेकिन गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उसे हुनूस कबूल नहीं किया। राजभवन ने उन इत्तलात की तरदीद कर दी कि गवर्नर ने इस्तीफा कबूल किया। सौंदरराजन फिल वक्त पुडुचेरी में है, जहां वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का चार्ज भी संभाली हुए हैं। राजभवन के अहदेदारों ने जनार्दन रेड्डी का इस्तीफा रवाना कर दिया है और वो हुनूस उनके जेर गौर है। पीर को शाम के वक्त चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के चंद मिनट बाद ही जनार्दन रेड्डी राजभवन पहुंच गए और अपना इस्तीफा पेश कर दिया। साबिक आईएएस ओहदेदार जनार्दन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की थी। चीफ मिनिस्टर ने समझा जाता है कि जनार्दन रेड्डी के दौर में पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी जाहिर की, जिसके दौरान कई पर्चे सवालात का इफ्शा हुआ और कई इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। पेशरफ बीआरएस हुकूमत ने 19 मई 2021 को जनार्दन रेड्डी को बहैसियत सदनशीन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर किया था। 1996 बैच के आईएएस ओहदेदार जनार्दन रेड्डी हुकूमत में कई ओहदों पर फायज रह चुके हैं। तेलंगाना में हुकूमत की तब्दीली के बाद ब्यूरोक्रेसी में मंगल को पहली बड़ी तब्दीलियां की गई। नई हुकूमत ने 3 पुलिस कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए हैं। 1994 के आईपीएस बैच से ताल्लुक़ रखने वाले एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन व लीगल के श्रीनिवास रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें बहैसियत पुलिस कमिश्नर हैदराबाद मुकर्रर किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से उस वक्त के कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद को अलहदा किए जाने के बाद संदीप शंडलिया कमिश्नर पुलिस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जिनका तबादला करते हुए उन्हें डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो मुकर्रर किया गया। हुकूमत ने 2001 के बैच के आईपीएस ओहदेदार एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद जी सुधीर बाबू को तबादले के बाद बहैसियत पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा मुकर्रर किया। 2005 के आईपीएस बैच के ओहदेदार जॉइंट कमिश्नर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साइबराबाद अविनाश मोहंती तबादले के बाद साइबराबाद के नए पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किए गए।
रचागुंडा के मौजूदा कमिश्नर डीएस चौहान और सैबराबाद के कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा को दफ्तर डीजीपी को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साबिक डीजीपी अंजनी कुमार की मअतली बहाल कर दी है, जिन्हें रियासती असेंबली के लिए रायशुमारी के दौरान मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात पर मुअत्तल कर दिया गया था। इंतखाबी पैनल ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह मुअत्तली अमल में लाई थी। अंजनी कुमार की मुअत्तली के बाद डीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो रवि गुप्ता को बहैसियत डीजीपी मुकर्रर किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अंजनी कुमार की जानिब से वजाहत के अदखाल के बाद मुअत्तली बहाल कर दी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने दानिस्ता तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। IPS ओहदेदार ने इंतखाबी पैनल को बताया कि रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश पर वो उनकी रिहाइशगाह गए थे। उन्होंने समझा जाता है कि कमीशन को यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में इस गलती का आदा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को अंजनी कुमार की मुअत्तली और उनके बाद वाले सीनियर तरीन आला ओहदेदार को डीजीपी का ओहदा हवाले करने की हिदायत दी थी। अंजनी कुमार 2 सीनियर पुलिस ओहदेदारों संजय जैन और महेश भगवत के साथ रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए उस वक्त गए थे जब वोटों की गिनती जारी थी। फौरी तौर पर यह मालूम ना हो सका कि आया अंजनी कुमार को दोबारा डीजीपी मुकर्रर किया जाए या फिर रवि गुप्ता इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर गोमी चक्रवर्ती को मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो के SP की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें वजीर आला के चीफ ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर करते हुए डीजीपी रवि गुप्ता ने अहकाम जारी किए हैं। रियासती हुकूमत ने सीनियर IPS ओहदेदार शाहनवाज कासिम को सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुकर्रर किया। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देने से कबल शाहनवाज कासिम बहैसियत IG पुलिस मल्टी जोन के ओहदे पर फायज थे। साबिक में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि साबिक में कांग्रेस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने भी उस वक्त के सीनियर IAS ओहदेदार जन्नत हुसैन को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। BRS के हल्के LV नगर के रुकन असेंबली D सुधीर रेड्डी ने वाजे किया कि पार्टी की तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज उन्होंने अहाते असेंबली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी की तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ताकतवर अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से अवाम से किए गए वादों पर अमल आवरी की ख्वाहिश की। रुकन असेंबली ने उनकी जानिब से पार्टी तब्दील करने से मुताल्लिक फैलाई जा रही अफवाहों को गलत करार दिया और कहा कि अवामी खिदमत के लिए पार्टी की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है कि यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि सुधीर रेड्डी BRS पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का मंसूबा बना रहे हैं, जिस पर उन्होंने आज ये बयान दिया। ఎటువంటి ఆలోచన ఎవరికి లేదు, దాన్ని మీడియా స్పెక్యులేషన్ తప్ప ఎవరికి ఎటువంటి ఆలోచన లేదు। స్పష్టంగా చెప్తున్నాం, అందరము మా పార్టీలోనే ఉంటాము, మా పార్టీ వాళ్ళు మా పార్టీలోనే ఉంటారు, ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఆ పార్టీలోనే ఉంటారు। కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రభుత్వానికి 6 నెలల సమయం ఇస్తాం। ఆ సమయంలో విఫలం అయిపోతే బలమైన ప్రతిపక్షంగా ముందుకు వస్తామన్న సంగతి ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటాం। గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో BRS పార్టీ పాత్ర ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? చెప్పినగా ఏ వాగ్దానం అయితే చేసిందో ఆ వాగ్దానం నెరవేర్చడంలో విఫలమైతే మేము ప్రజల తరఫున పోరాడతాం, ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం। అంతేగాని ఏదో మా ప్రభుత్వం వస్తుంది, లేకపోతే 6 నెలలు పడిపోతుంది, లేకపోతే హాస్పిటల్ పోయి పరామర్శిస్తే బతిలాడుతున్నదని చెప్పేసి ఇటువంటి చిల్లర వ్యాఖ్యలు చేయం। ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిండ్రు, రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిండ్రు, చిరంజీవి గారు వచ్చిండ్రు, అందరినీ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం। రాజకీయాల్లో ఒక ఉన్నత విలువలు మంచి సాంప్రదాయాలు నెలకొల్పే ప్రయత్నం వారు చేసేందుకు వారు వచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉంది। మంచి సాంప్రదాయాలు నెలకొల్పాలి, ఇదే విధంగా రాజకీయాలు ఉండాలి। రాజకీయాలు అంటే శత్రువులు కాదండి, ప్రత్యర్థులం మేము। వాళ్ళు వేరే పార్టీకి రిప్రజెంట్ చేస్తాం, మేము వేరే పార్టీకి రిప్రజెంట్ చేస్తాం। మా ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు చెప్పే మాటలు ఇవి, రాజకీయ ప్రత్యర్థులం అంతేగాని శత్రువులం కాము, కానీ దాన్ని వేరే విధంగా అన్వయించడం కరెక్ట్ కాదని ఈ సందర్భంగా साबिक वजीर T हरीश राव ने आज जहीराबाद में BRS पार्टी के इजहार तशक्कुर इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की शिकस्त को भूल जाना बेहतर है, क्योंकि सियासत में जीत और हार दोनों बराबर हैं। कांग्रेस से 2% वोट कम मिले हैं, इसलिए आवाम के लिए BRS के कायदीन को काम करना चाहिए। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS ने मुश्तरका ज़िले मेदक में 7 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए अच्छे नतायज हासिल किए हैं। టీం వర్క్ చేద్దాం। సరే, దురదృష్టవశాత్తు ప్రభుత్వం ఏర్పడలేదు, మనందరికీ కొంత బాధ ఉంటుంది, కానీ అంత మాత్రాన మనం కుంగిపోవద్దు।
ఇప్పుడు ఒక విద్యార్థి ఒక పరీక్ష రాస్తే పరీక్షలో ఫెయిల్ అయినా అని విద్యార్థి కుంగిపోతే మళ్ళీ పరీక్ష పాస్ అవుతాడా? సో అట్లే ఆ విద్యార్థి కష్టపడతాడు, తిరిగి బాగా చదువుకుంటాడు, విజయం సాధిస్తాడు. సో మనం కూడా ప్రభుత్వం రాలేదని కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు మాపు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, ఎంపీ ఎన్నికలు కావచ్చు, మనకు పరీక్షలు రాబోతా ఉన్నాయి. తప్పకుండా అందరం పకడ్బందీ వ్యూహంతో గట్టిగా కలిసిమెలిసి పనిచేద్దాం, అద్భుతమైన విజయం సాధించే దిశగా ముందుకు సాగుదామని చెప్పి కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాం. మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. ఏమైందంటే కొన్ని ప్రతిపక్షాలు ఏం చేస్తుంటారంటే, కొన్ని అధికార పక్షం కానీ గెలిచిన పార్టీ కానీ కొంతమంది మన మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తుంటారు. ఇటువంటి సమయంలో మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి, ఓపికగా నిలబడాలి, మనం గట్టిగా ముందుకు సాగాలి. వాళ్ళ ట్రాప్లో పడద్దు, ఎక్కడ కూడా కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా కుంగిపోతే అసలు ఈ రాష్ట్రమే వచ్చేది కాదు, తెలంగాణ వస్తుందా? ఎన్ని మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్ని ఒడిదొడుకులు చూసింది. 2001లో ప్రారంభమైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू करदा खवातीन को मुफ्त सफर की स्कीम के खिलाफ कई ऑटो ड्राइवर्स ने रैली निकालते हुए इस स्कीम को बंद करने का मुतालबा किया। ऑटो यूनियन लीडर्स का कहना है कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए कांग्रेस हुकूमत की तरफ से आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर फराहम करने की वजह से ऑटो चलाने वाले अफराद के खानदान सड़क पर आ सकते हैं, उनके जरिए माश मुतासिर होगा। ऑटो ड्राइवर्स ने मंचिरियाल जिले के जनारब में ऑटो, टाटा एस और जीप यूनियन के सदर नसीरुद्दीन और शेख बाबा की क़यादत में एक रैली निकाली। सदर बीआरएस और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो सोमाजीगुड़ा में वाकई यशोदा हॉस्पिटल न आए, जहां कूल्हे की हड्डी की सर्जरी के बाद वो जेर इलाज हैं। मंगल को जारी करदा एक वीडियो पैगाम के जरिए उन्होंने अवाम से कहा कि वो आइंदा 10 दिनों तक उनसे मुलाकात ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल को बड़ी तादाद में अवाम के पहुँचने की वजह से दूसरे मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और ख़ुद उन्हें भी इन्फेक्शन का ख़तरा लाहक हो रहा है। उन्होंने आज दवाखाना पहुंचने वाले सैकड़ों अफराद का शुक्रिया भी अदा किया, जो हर किसी से ख्वाहिश की कि वो उनकी आयादत के लिए दवाखाने आने की जहमत ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ट्रैफिक का मसला भी पैदा हो रहा है। वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, जिसके बाद अवाम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ఈ రోజు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రం నుంచి వందలాదిగా వేలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. నాకు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్తోని ఆసుపత్రిలో యశోద హాస్పిటల్లో నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ సందర్భంలో వైద్య బృందం సీరియస్గా నన్ను హెచ్చరించింది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, దాంతో సమస్య ఇంకా పెరిగి చాలా అవస్థలు వస్తాయి, మీరు నెలల తరబడి బయటకు పోలేరనే మాట చెప్తున్నారు. దాన్ని గమనించి దయచేసి మీ అభిమానానికి నేను 1000 చేతులు వచ్చి మీకు దండం పెడతా ఉన్నా. మీరందరూ కూడా ఈరోజు బాధపడకుండా మేము ఈ స్వస్థలాలకు మంచిగా క్షేమంగా వెనుదిరిగి పోవాలి. రేపటి నుంచి కూడా నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, దయచేసి కనీసం ఇంకో 10 రోజుల వరకు ఎవ్వరు కూడా తరలి రావద్దని, అది అందరికి కూడా మంచిది కాదని చెప్పి నేను వినయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. కింద ట్రాఫిక్ సిబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. హాస్పిటల్లో మనం కాకుండా వేరే వందలాది మంది పేషెంట్లు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళ క్షేమం కూడా మనకు అంతే ముఖ్యం. కాబట్టి మీరు అన్నేదా భావించకుండా క్రమశిక్షణతో దయచేసి మీరందరూ తిరిగి మీ ఇళ్ళకి క్షేమంగా చేరండి. నేను మంచిగా అయిన తర్వాత తప్పకుండా రోజు 10 మధ్య ఉండేవాడినే కాబట్టి మళ్ళీ కలుసుకుందాం మనం, దానికి ఇబ్బంది లేదు. దానికి ఇప్పుడు కింద కేటీఆర్ కానీ మన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మన మిత్రపక్ష నాయకులు కానీ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మీకు చెప్తారు. దయచేసి నా కోరికను మన్నించి ఎటువంటి హాస్పిటల్ దగ్గర ఇతర పేషెంట్లకు కానీ నాకు కానీ లేదా ప్రజలకు. बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की आज कायदे मजलिस मुखन्ना
अकबरुद्दीन अवैसी ने अयादत की। अकबरुद्दीन अवैसी सोमाजीगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने केसीआर से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से भी उनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। अकबरुद्दीन अवैसी ने केसीआर की आजिलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए तवक्को जाहिर की कि वो जल्द से जल्द सेहत याब होंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आरमूर के साबिक रुकन असेंबली व बीआरएस लीडर ए जीवन रेड्डी के अरकान खानदान को नोटिस जारी की है, जो जीवन रेड्डी मॉल के मालिक हैं। साबिक रुकन असेंबली के अरकान खानदान ने मॉल की तामीर के लिए साल 2017 में इस माली इदारे से 20 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया था, ताहम वो कर्ज की रकम की वापसी में नाकाम रहे। साबिक रुकन असेंबली का खानदान 40 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है, जिसमें असल रकम के अलावा सूद भी शामिल है। कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने जीवन रेड्डी की बीवी रजीता को नोटिस जारी की। ये नोटिस आरमूर में उनके मकान के दरवाजे पर लगा दी गई। रिश्वत तलब करने पर गांव वालों ने एक ओहदेदार को नोटों का हार पहनाकर एहतजाज किया। यह अजीब व गरीब वाकया तेलंगाना के जगतियाल जिला कलेक्ट्रेट में पीर को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के मेडीपल्ली मंडल के कलवाकोट गांव से ताल्लुक रखने वाले मछेरे सोसाइटी के क़याम की इजाज़त देने गुज़िश्ता कई दिनों से महकमे समकियात के ओहदेदार दामोदर के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इस ओहदेदार ने उन लोगों से 50,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर बरहम गाँव वाले पीर को मुनक्किदा प्रोग्राम प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से शिकायत की। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जैसे ही ओहदेदार दामोदर बाहर आया, गांव वालों ने उस पर बरहमी जाहिर की। उनमें से एक शख्स ने नोटों से तैयार करदा हार जबरदस्ती उसके गले में डाल दिया। इस वाक़े की इत्तला पर जिला कलेक्टर ने मामले की तहकीकात करते हुए कार्रवाई करने का वादा किया। चलती टाटा एस गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई और सड़क पर हर जगह धुआं फैल गया। ये वाकया वरंगल हैदराबाद शाहरा पर जनगांव जिले के चेलपुर मंडल के मंगलपल्ली के करीब पेश आया। इंजन से धुआं उठता देखकर ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को रोक दिया, जिसके बाद गाड़ी में सवार मुसाफिरीन उतर गए, जिसके चंद लम्हों में ये गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गई। लड़की को हरासा करने पर एतराज़ और उन अफराद को इंतबाह देने के लिए जाने वाले नौजवान पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के सुब्बारेड्डी नगर में वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त किशोर के तौर पर की गई, जिस पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक किशोर से लड़की ने उसको हरासा किए जाने की शिकायत की, जिसके बाद किशोर उन हरासा करने वाले नौजवानों के पास गया। किशोर और नौजवानों में बहस व तकरार हो गई। इसी दौरान उन 3 नौजवानों ने किशोर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने टीमों को तश्कील देते हुए कातिलों की तलाश का काम शुरू कर दिया। महबूबाबाद जिला मुस्तकर के कवेरी रेलवे गेट के करीब सरकारी अराजी पर डाली गई झोपड़ियों को मुनज़्ज़म करने से कशीदगी फैल गई। ओहदेदारों ने उन झोपड़ियों को अचानक मुनज़्ज़म कर दिया। क़ब्ल अज़ीं भी इस सरकारी अराजी पर झोपड़ियाँ डाली गई थी, ताहम उन झोपड़ियों को मुनज़्ज़म करने के बावजूद दोबारा उसी अराजी पर झोपड़ियाँ डाली गई थी। दोबारा उन झोपड़ियों को मुनज़्ज़म कर दिया गया। आज सुबह ओहदेदारों ने सर्वे नंबर 255 1 की अराजी पर यह कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई के खिलाफ मुतासरीन ने धरना दिया। जिले वरंगल में आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में उसमें सवार बाज़ मुसाफिरीन मामूली जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस खेत में घुस गई। वरंगल डिपो की यह बस हनमकुंडा से एटू नागाराम जा रही थी। कर्नाटक पुलिस राजभवन को बम धमाके से उड़ा देने की धमकी देने वाले की तलाश में है। पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे नामालूम शख्स ने पुलिस को फ़ोन पर बताया कि राजभवन को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। धमकी आमेज फ़ोन कॉल के साथ ही पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार की और राजभवन के पास चौकसी बढ़ा दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से राजभवन के अलावा आसपास के तमाम इलाकों की तलाशी ली गई और ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और धमकी आमेज फ़ोन कॉल करने वाले को तलाश किया जा रहा है। ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ತಂಡದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ.
घर में बोर डालने पर गुलाबी पानी निकलने लगा। ये अनोखा वो अजीबोगरीब वाकया तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के कुत्तागुडम कॉलोनी में पेश आया, जहां एक शख्स जिसकी शिनाख्त श्रीवास चारी के तौर पर की गई है, उनकी जानिब से मकान में बोरवेल की कुंदगी पर गुलाबी रंग का पानी निकलने लगा। वो ये देखकर काफ़ी हैरतज़दा हो गया, जिसने उसकी वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मकान मालिक ने कहा कि कई मरतबा उसने बोर के स्विच को ऑफ किया और फिर खोला, ताहम हर मरतबा उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि हर मरतबा उस बोर से गुलाबी रंग का पानी निकल रहा था। उसने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस पानी की जांच करे। शुबा किया जा रहा है कि ज़मीन की तह में तब्दीली के नतीजे में ये गुलाबी पानी निकल रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।